नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम आपके आज के एजेंडा में। मैं हूं जया सिन्हा। कौन सी वो खबरें हैं जिन पर आज हमारी रहेगी नजर, कौन होंगी वो खबरें जो आज सुर्खियां बनेंगी, इसी को समेट के लाए हैं हम आज के एजेंडा में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुर्खियों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे हिरोशिमा। पीएम मोदी जापान में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक में लेंगे हिस्सा। सम्मेलन से इतर जापान सहित कई देशों के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। जापान के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में भारत की मौजूदगी को बताया सार्थक। दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए जताई उत्सुकता। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने की मांग की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के दौरे की। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर होंगे रवाना। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी वहां 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक और फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के तीसरे सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला चरण होगा जापान, जहां वो हिरोशिमा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के निमंत्रण पर G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। G7 की बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य और विकास के साथ ही डिजिटाइजेशन और विज्ञान तथा तकनीक पर विशेष चर्चा होगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 के विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। India's participation at the G7 summit in Tokyo would be structured around 3 formal sessions. 2 of them would be held on 20th of May and the third one on the 21st. The 2 structural sessions on the 20th are, first one that relates to food, health, development and gender equality. The second session is on climate, energy and environment. And the third session on 21st of May is titled Towards Peaceful, Stable and Prosperous World. प्रधानमंत्री जापान में ही क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। पहले ये बैठक ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक में न आने के फैसले की वजह से यह फैसला किया है। दरअसल बाइडेन इस समय अमेरिका में कर्ज की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के मुद्दे को सुलझाने में जुटे हैं। उन्होंने अगले हफ्ते के अपने विदेश दौरे स्थगित कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जगह भले बदल गई है, लेकिन एजेंडा वही है। The visit of Honorable Prime Minister to Australia comes, as you all know, within just 2 months of the state visit of Prime Minister Albanese to India in March this year. The first India-Australia annual summit was held during the visit in Delhi on 10th of March, and Prime Minister Modi's last visit to Australia was in November 2014. We expect, and it's also our objective, that the visit to Australia will reinforce the strong priority attached by India and Australia to our bilateral relationship.
पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे, तो साथ ही सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ आपसी बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री अपने काउंटर पार्ट्स G7 मुल्कों से, इनवाइटेड पार्टनर कंट्रीज से, उनसे भी मुलाकातें करेंगे। G7 प्राइमरीली एक आर्थिक समूह के तौर पे शुरू हुआ था, पर अब ये इंक्रीजिंगली जो वैश्विक मुद्दे हैं जैसे काउंटर टेररिज्म, डेवलपमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का रेस्टोरेशन, इन मुद्दों पर भी विचार विमर्श करता है। और प्रधानमंत्री का पीएम दौरे पर लगातार हम बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं, प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं राजधानी दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से अपनी 3 देशों की विदेश यात्रा के लिए। G7 में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। जापान में G7 7 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों का एक समूह है और इसमें जो परंपरा रही है G7 में कि कुछ गैर सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता भी इसमें भाग लेते हैं और खास तौर पर जापानी प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए, G7 में शामिल होने के लिए जापान की यात्रा का रुख कर रहे हैं। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर दास, प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं अपनी यात्रा के लिए। एक अतिथि राष्ट्र के रूप में वो G7 में शिरकत कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये? अगर हम बात करें जापानी पीएम की, तो एक ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों तक पहुंचने की एक रणनीति के तौर पर हम कह सकते हैं, जिस तरह से आमंत्रित किया गया है। एक बेहद मधुर रिश्ते हैं भारत और जापान के। किस तरह से देखते हैं आप भारत के लिहाज से कुछ वहाँ पे द्विपक्षीय वार्ता होने की भी अनुमान है? निश्चित तौर पर बेहद ही अहम यात्रा आप कह सकते हैं। 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए हैं। सबसे पहले वो हिरोशिमा पहुंचेंगे, जहां G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे और एक तरह से ये भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है, प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रभावी नेतृत्व है और वो जो दुनिया को भी एक तरह से मिल रहा है। हम जानते हैं कि अब पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को लगातार G7 की बैठकों में गेस्ट कंट्री के तौर पर आमंत्रित किया जाता रहा है और ये मौका इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता करता है। तो भारत का जो अपना एजेंडा है, जिन विषयों को भारत G20 में आगे लेकर जाना चाहता है, G7 के मंच पर भी एक तरह से उसकी छाप, उसकी गूंज सुनाई दे सकती है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। हम जानते हैं कि 3 अहम सेशंस में हमने दिखाया रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सेदारी करने वाले हैं, चाहे वो विकास से जुड़े मुद्दे हो, स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा हो, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, एक तरह से आर्थिक सुरक्षा की बात हो। निश्चित तौर पर कई उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें भी होने वाली हैं, चाहे जापान की बात हो या उसके बाद उनका दौरा पापुआ न्यू गिनी वो जाने वाले हैं, जहां वो तीसरे पैसिफिक समिट में फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, उसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं। 14 जो आइलैंड कंट्री है प्रशांत क्षेत्र के, वो इसमें हिस्सेदारी करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जहां उनकी द्विपक्षीय मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली है। वहां वो एक भारतीय समुदाय को एक बड़े इवेंट में संबोधित भी करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा भारत की विकास यात्रा के लिहाज से, भारत की जो दुनिया में एक बढ़ती हुई ताकत है और आज जब दुनिया के सामने जो विभिन्न मुद्दों की बात की जाती है, चाहे यूक्रेन जैसी समस्या की बात हो, चाहे फूड और फ्यूल क्राइसिस की बात हो, ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, तो भारत का नेतृत्व नजर आता है, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व नजर आता है। तो क्या कुछ बात, चाहे G7 का मंच हो, चाहे पैसिफिक समिट की बात हो या ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ प्रधानमंत्री बात रखते हैं, उस पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। भारत क्या कुछ कहता है, भारत किस नजरिए से समस्याओं का हल देखता है, तो उस पर पूरी दुनिया की नजर है। बिल्कुल, सुधाकर दास आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, प्रधानमंत्री अगर हम जापान की बात करें, G7 समूह की बैठक की बात करें, तो वहाँ पर 2 सत्रों में वो शिरकत करेंगे, जहाँ पर खाद्य एवं स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, तमाम ऐसे विषयों पर वहाँ चर्चा होने जा रही है। क्या लगता है आपको राजेश, ये तमाम ऐसे विषय हैं जहाँ पर भारत बेहतरीन काम कर रहा है और वैश्विक मंच पर एक उदाहरण पेश कर रहा है। किस तरह से वहां पर भारत अपने अनुभव बांटता नजर आएगा और साथ ही साथ कुछ और सबक भी लेता नजर आएगा? देखिए, सबसे जो अहम है जया, वो ये कि भारतीय प्रधानमंत्री
1974 के बाद कोई भी प्रधानमंत्री जो है वो हिरोशिमा के दौरे पर जा रहे हैं। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी होगी कि G7 की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। 19 से 21 मई तक वो जापान में होंगे और इस समिट की अध्यक्षता जो है वो G7 देशों में जापान, फ्रांस, कनाडा, इटली, अमेरिका, यूके और जर्मनी। इस सम्मेलन में भारत समेत कई अन्य देशों को निमंत्रण दिया गया है। भारत इस सम्मेलन में अपने मुद्दों को रखेगा और चाहेगा कि उसका मैसेज पूरी दुनिया तक जाए। पीएम मोदी कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे, खासतौर पर चीन के जो साथ जो उनके रिश्ते रहे हैं उसको लेकर के भी जी समिट में कुछ बातें जो है वो हो सकती हैं। और हिरोशिमा के बारे में ये कहा जाता है कि जो वहां पर पोखरण में जो विस्फोट हुआ था 1974 में, उसके बाद से भारत और जापान के रिश्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं खट्टे मीठे जो अनुभव थे वो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जब वहां दौरा होने वाला है और वहां पर जब हिरोशिमा में वो पहुंचेंगे G7 देशों की बैठक में, तो कहीं ना कहीं भारत और जापान के जो रिश्ते पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मधुर हुए हैं उसमें और भी रिश्ते में मधुरता आएगी। और कहीं ना कहीं भारत की ये कोशिश होगी कि भारत इस बैठक में विश्व शांति, स्थिरता, भोजन, उर्वरक, ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर जो चर्चा होनी है उस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ नेताओं के साथ आपसी बैठक भी करेंगे और निश्चित तौर पर भारत का जो पक्ष है उसको मजबूत तरीके से वहां रखने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। बहरहाल 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल राजेश राज और सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे बात होगी। यहाँ पर हम बात करें आगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले अपना प्रस्थान वक्तव्य जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जापान में प्रधानमंत्री किशिदा से फिर से मिलना खुशी की बात होगी। G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति विशेष रूप से सार्थक है क्योंकि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। मैं G7 देशों और अन्य आमंत्रित भागीदारों के साथ दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हूं। मैं हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करूंगा। जापान से मैं पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी का दौरा करूंगा। ये मेरी पहली यात्रा होगी, साथ ही पापुआ न्यू गिनी की किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक की संयुक्त रूप से मेजबानी करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन के अलावा पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य नेताओं के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत के लिए उत्सुक हूं। इसके बाद मैं प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की यात्रा करूंगा। मैं हमारी द्विपक्षीय बैठक के लिए उत्सुक हूं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का अवसर होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बिजनेस लीडर्स के साथ भी संवाद करूंगा। सिडनी में एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदायों से मिलूंगा। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। आज के एजेंडा के साथ बने रहिए, जल्द लौटते हैं। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और जानकारी के साथ प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर। सुधाकर, अगर हम बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं इस वक्त जो वैश्विक स्थिति है, एक सुरक्षा संकट के साथ इस वक्त पूरा विश्व जूझ रहा है। बात हो रूस यूक्रेन की या फिर उत्तर कोरिया की, क्या लगता है आपको? एक आर्थिक समूह के रूप में G7 की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस वक्त जो वैश्विक स्थिति है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हम बात करें अगर सुरक्षा की, सुरक्षा संकट की या फिर जलवायु परिवर्तन की, ये मुद्दे काफ़ी अहम होने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन का मुद्दा छाया रहने वाला है G7 की इस बैठक में। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस जानकारी के साथ। सुधाकर, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है?
सुधाकर दास, जी हाँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अभी अपना एक वक्तव्य जारी किया है, तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने जिक्र किया, बेहद उत्साहित हैं, बेहद खुश हैं वो इस यात्रा को लेकर, और एक बेहतरीन मौका यहाँ पर होने वाला है भारत के लिए विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत का। G7 से इतर भी कुछ द्विपाक्षिक वार्ता होने जा रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि उनको बेहद खुशी होगी प्रधानमंत्री किशिदा से दोबारा मुलाकात करके, और एक बेहद सार्थक उपस्थिति है उनकी विशेष रूप से इस सम्मेलन में, जिसके लिए वो काफ़ी उत्साहित हैं। स्पष्ट G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दौरा। दुनिया के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं उन पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री बेहद उत्सुक हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ वो द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और जापान के बाद वो पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी का दौरा करेंगे। और ये उनकी पहली यात्रा है पापुआ न्यू गिनी की, प्रधानमंत्री मोदी की। यहां से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है पापुआ न्यू गिनी की। और हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी बैठक की संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहा है इस बार भारत, और पापुआ न्यू गिनी के पीएम और अन्य नेताओं के साथ वो द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, जिसके लिए वो बेहद उत्सुक हैं। और प्रधानमंत्री अल्बनीज के निमंत्रण पर वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की यात्रा भी करेंगे उसके बाद, और वहां भी द्विपक्षीय बैठक होने की उम्मीद है। तो बिल्कुल द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का एक बेहतरीन अवसर ये होने जा रहा है। सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, अगर हम बात करें जापान की यात्रा की, सबसे पहले तो एक बेहतरीन यहाँ पर अवसर होगा। जिस तरह से G20 की मेजबानी इस बार भारत करने जा रहा है, उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दौरा। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, और साथ ही एक अतिथि राष्ट्र के रूप में जरूर भारत शिरकत कर रहा है, लेकिन एक बेहतरीन मौका यहाँ पर है कि G7 से इतर जो वहाँ पर मौजूद होंगे राष्ट्राध्यक्ष, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता यहाँ पर होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की। किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हम जानते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। सबसे बड़ी G7 की बैठक में वो हिस्सा लेने वाले हैं। G7 के गेस्ट कंट्री के तौर पर इंडिया को आमंत्रित किया गया बीते कुछ वर्षों की तरह, और एक जो भारत का जो प्रभावी नेतृत्व पूरी दुनिया में आज ये इस बात का प्रमाण है कि अगर दुनिया में किसी मुद्दे का हल ढूंढना है तो उसमें भारत की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व की जरूरत है। तो ये इस बात का प्रमाण है भारत को इस महत्वपूर्ण बैठक में आमंत्रण मिलना। और हम जानते हैं कि एक समय पर यह बैठक आयोजित हो रहा है जब दुनिया के सामने यूक्रेन जैसी जो यूक्रेन में एक तरह से क्राइसिस है, वहाँ की जो चुनौती है, इसके अलावा जो फूड क्राइसिस की बात कर ली जाए, फ्यूल क्राइसिस की बात कर ली जाए, सस्टेनेबल गोल्स की बात जाती है, जल सुरक्षा की बात की जाती है, तो भारत में जो एक रास्ता है वो रास्ता हो जाता है। कोविड के बाद हम जानते हैं जिस तरह से दुनिया के विभिन्न देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो उन तमाम चीजों में एक तरह से किस तरह से मिलकर प्रयास किए जा सकते हैं, बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली। लेकिन साथ ही साथ इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कई जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे होने। बिल्कुल, सुधाकर दास से इस वक्त हमारा संपर्क टूट रहा है, उनके साथ आगे भी हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो पीएम मोदी रवाना हो रहे हैं अपने 3 देशों के दौरे पर, और बेहद प्रमुख होने वाला है हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में वो भाग लेंगे। एक अतिथि राष्ट्र के रूप में वो वहाँ शिरकत कर रहे हैं। वहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं के साथ वो द्विपक्षीय बैठक भी करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2023 बेहद खास है, क्योंकि इस साल वर्ष
इस वर्ष हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं भारत, और ऐसे में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना, भारत की मौजूदगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां शिरकत करना बेहद खास हो जाता है। और इसके बाद वो पापुआ न्यू गिनी जाएंगे। पापुआ न्यू गिनी जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होने वाले हैं, पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पहली यात्रा है, लेकिन इसके साथ साथ किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है पापुआ न्यू गिनी में। और वहां पर हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक में वो शिरकत करेंगे। इसकी संयुक्त रूप से मेजबानी भी कर रहा है भारत। और उसके बाद प्रधानमंत्री सिडनी के लिए रवाना होंगे। सिडनी में उनकी द्विपक्षीय बैठक है, और साथ ही साथ जिस तरह से हमारे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का, उसे और प्रगाढ़ करने का, उसे और मजबूत बनाने का एक बेहतरीन अवसर होने जा रहा है प्रधानमंत्री की ये 3 देशों की यात्रा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए आज के एजेंडा के साथ। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। और अब बात करें ज्ञानवापी मस्जिद मामले में। अगर हम ज्ञानवापी की बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर आदेश दिया था, जिसमें ASI ने कोर्ट में कहा था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना उसका साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल कर अपील की कि किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष को सुने। तो क्या आज ज्ञानवापी पूरे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है? सुप्रीम कोर्ट में क्या उस शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण होगा या नहीं होगा, इस पर आज तय होगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की निगरानी में वैज्ञानिक परीक्षण का आदेश दिया था, और इस फैसले पर मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो अब इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो सर्वे के दौरान जो शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण कराने का जो हाईकोर्ट का आदेश था, उसके खिलाफ यहां पर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, और सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दाखिल करी है कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस पर जल्द सुनवाई की भी मांग की गई थी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मसले पर सुनवाई के लिए राजी हो गया, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सोमवार को शिवलिंग का वैज्ञानिक परीक्षण की जो पूरी कार्रवाई है उसकी शुरुआत होनी थी। और यही वजह है कि मस्जिद कमेटी ने इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई की बात कही थी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है, इस पर हम आपको आगे जानकारी देंगे। फिलहाल आज के एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।